अभी हम लोग जो है अबाउ प्रिंसिपल देख चुके थे, एग्जाम्पल देखना था ना। और एग्जाम्पल एक दो वही देखेंगे जिनमें एक्सेप्शन है, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, सिल्वर है, पैलेडियम है, इन्हीं को देख लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हुन्स रूल पर। एग्जाम्पल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए। क्रोमियम ये जो है, अगर हम एनर्जी लेवल ग्लूकोज का देखें तो 1s 2s 2p 3s 3p और 3d और 4s, इस तरह से ये। अगर हम एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम देखें तो सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, उसके बाद इसकी है, उससे अधिक इसकी है, उससे अधिक इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी, या ऐसे नंबर दे दे। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, फिर छठे का और सातवें का। ठीक है, एनर्जी इसकी कम और इसकी ज्यादा। अब आइए इलेक्ट्रॉन भरा जाए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आता है, फिर इसके बाद एनर्जी इसकी है, इसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद एनर्जी इसकी है 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका नंबर आता, इसमें 2, तो हमारे पास कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बचा कितना, 4। ये होना चाहिए किसके अनुसार, ऑफ बाउ के अनुसार। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ आ जाता है 3d5 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाता है, एक्सेप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से किस में आ जाता है, 3d में, नोट कर लीजिए। अब अगला देखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है कॉपर 29 है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, लिखा है बढ़ता क्रम, 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां। ये 6ठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। ठीक है ना। कॉपर में देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। एनर्जी का बढ़ता क्रम देखेंगे तो पहला नंबर इसका, फिर उससे ज्यादा, 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 फिर ये सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 2 6 2 6। अब यहाँ 1 आता है और यहाँ 10। पाउली बाउ के अनुसार यहाँ कितना होना चाहिए, 2 और यहाँ 9, लेकिन यहाँ से 1 यहाँ आ गया। इसी तरह से सिल्वर का देखिए और पैलेडियम का देखिए 46, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और फिर 5s। इसकी एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है। F को हटा दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता नहीं। 5s ये 9 में, तो इलेक्ट्रॉन पहले में 2 6 2 6 2 और 10
और यहाँ पर जो है 2, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 हो जाता है। इसमें 0 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। यहाँ 2 होना चाहिए ना, यही भाग के चले जाता है। इसलिए इसके पैलेडियम के सबसे बाहरी कोष में कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर वाले में भी 18 इलेक्ट्रॉन, आगे 8 और ये फिर 2। तो पैलेडियम बोरबरी के नियम का भी उल्लंघन है। इसके बाह्य कोष में 2 नहीं बल्कि 18 इलेक्ट्रॉन है, और बोरबरी का नियम कहता है किसी भी परमाणु के बाह्य कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये दोनों का उल्लंघन है। अब अगला हुंड का नियम देखते हैं। मिटा दे। अच्छा, चलिए अब देखते हैं हुंड शुरू। हुंड का नियम, तीसरा हुंड शुरू। आज फिजिक्स खत्म हो गया क्या? हमें तो लगा आज खत्म कर देंगे। अब आज के बाद फिजिक्स की क्लास में नहीं जाना पड़ेगा, बड़ा देर तक पढ़ा रहे थे। चलिए देखा जाए। हुंड का नियम किसी कोष के विभिन्न किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या ये करता है। तो पहला पॉइंट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूछा गया है, टीजीटी का सवाल है, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन different orbitals a subset। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या यह करता है। इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्याख्या ये किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में कैसे होगा यह बताता है। देखिए, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मोर स्टेबल सबसेल होता है।
सिमेट्रिकल का मतलब किसी उपकोष में जितने कक्षक है सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। जैसे हम पी उपकोष की बात करें तो इसमें सब में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो ना। तो ये सिमेट्रिकल है, हाफ फिल, और ये मोर स्टेबल होता है। यहां पर देखिए इसलिए फुलफिल्ड है और ये भी सिमेट्रिकल है तो मोर स्टेबल। ठीक है ना। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, बनाते चलो बेटा, समान। आज ठीक हो गए बेटा, बहुत दिन बाद ठीक आए हो। बाबा तबीयत तुम्हारी तबीयत खराब थी, ये तो कहती तुम्हारी तबीयत खराब थी। अच्छा, तो वैसे बीमार नहीं हो गए, तुम्हारे जैसे बच्चे कहाँ बीमार होते हैं, जो खाते पीते हैं वो बीमार होते हैं। अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो केवल खाते ही हैं वो बीमार होते हैं। तो ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है। अगर सपोज कर ले पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें 2 भर दिया और इसमें 1 भर दिया, समानता के आधार पर नहीं भराना, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल। अगर 4 हो, सबको बराबर इलेक्ट्रॉन न दें, कुछ को दें और कुछ को न दें, इस प्रकार से कर दें, तो ये जो है लेस स्टेबल। ठीक है, बोलो बेटा। सुजाता गांव चले गए थे क्या? है तबीयत खराब थी? अच्छा, इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन समानता के आधार पर भरना चाहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबसेल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन भरिए और इस चीज का ध्यान रखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। या पहले 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करिए फिर पेयरिंग शुरू करिए। ठीक है, देखिए अगर आप इसका सिमेट्रिकल प्राप्त करना चाहते हैं P3 का, तो क्या करेंगे? पहले 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए सबको, अब बचता है तो पेयरिंग करिए, तो बचा ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसे इस तरह से भरिए, पहले 1 1 1, बचता है तो पेयरिंग ना। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक ही था, तो पहले 1 1 देंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। या फिर हम कहें कि जहां तक पॉसिबल हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तब वो सिमेट्रिकल माना जाता है। ठीक है ना। तो हुंड का रूल क्या कहता है? किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इस प्रकार से भरते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। या हम कहें दूसरे शब्दों में, पहले 1 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू, ऐसा होने से क्या होता है? मोर स्टेबल सबसेल हमें प्राप्त होते हैं। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, orbitals of any cell
पहले एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, फर्स्ट रिसीव सिंगल इलेक्ट्रॉन, and then pairing begins, और तब पेयरिंग स्टार्ट होता है। और जहां तक संभव हो, as far as possible, number of unpaired electron in any subshell should be maximum। किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होना चाहिए। हिंदी लिखवा दे? हाँ, लिखिए। हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार, हुंड के नियम के अनुसार हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, फिर युग्मन प्रारंभ होता है, फिर युग्मन प्रारंभ होता है। फिर युग्मन प्रारंभ होता है, अर्थात यथासंभव किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यथासंभव किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब हमने बताया कि सिमेट्रिकल या इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उससे क्या होता है, हमें स्थायित्व अधिक प्राप्त होता है ना। तो कैसे अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है, इस पर चर्चा करें। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन देखा जाए, बेटा दे। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल, किसी उपकोष में अतिरिक्त स्थायित्व कैसे कब प्राप्त होता है। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा दें, हेडिंग डाल दिए क्या? कोई बात नहीं, हेडिंग डाल लीजिए, उसी में लिख लेंगे। कहीं भी लिखा हो, केमिस्ट्री की किताब में कॉपी में हो, पढ़ते समय मिल जाए। इनका कहना है, अच्छा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आप सबसे इनका कहना है कि पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, फिर युग्मन शुरू हो। एक एक इलेक्ट्रॉन भरने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कूलम्बिक रिपल्सन है, सेम चार्ज के कारण जो प्रतिकर्षण है वो कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। ठीक है ना।
दूसरा, अगर युग्मन हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, तो ऑर्बिटल में अधिकतम अपोजिट स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, स्पिन अपोजिट हो जाना चाहिए। अपोजिट स्पिन से भी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन घट जाता है। तो पहला पॉइंट यही लिखाएंगे, किसी भी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ अधिकतम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा होने से उनके बीच रिपल्सन कम होता है। हमने एक बार जहां मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्लेन किया है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, दोनों की स्पिन अलग कर दिया है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो जो प्रतिकर्षण है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। एक्सप्लेन किया है, चाहे फिर से देख लीजिए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, और इसी ऑर्बिटल में आप दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 भर दीजिए। ये एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, इसकी स्पिन अगर आप अपोजिट कर देते हैं, एक ऐसा है और एक की स्पिन ऐसा कर देते हैं, एक तो इनके समान चार्ज की वजह से भयंकर रिपल्सन इनके बीच में है ना, प्रतिकर्षण है, जैसे हम कूलम्बिक रिपल्सन कहते हैं। लेकिन अगर इनकी स्पिन अपोजिट हो जाए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर अगर आ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर हो गया, उल्टा हो गया ना। तो जब इनके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो यहाँ एक अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। सेम चार्ज की वजह से इनके बीच रिपल्सन है, लेकिन अपोजिट स्पिन के कारण इनमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो अट्रैक्शन हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। और अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ क्या हो जाता है, रिपल्सन। एक प्रश्न आता है कि 2 बिजली के तार, फिजिक्स का सवाल है, समानांतर धाराएं इनमें बह रही है, तो ये एक दूसरे से सट जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, और विपरीत दिशा में धाराएं बहे तो क्या होगा। अभी आप लोग बताइएगा, फिजिक्स का सवाल है, हमने क्वेश्चन डाल दिया है। अब आ जाइए, तो जब किसी भी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के, अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी स्पिन अपने आप अपोजिट हो जाती है। ऐसा होने से क्या होता है, इनके बीच एक रिपल्सन काम करने लगता है, सॉरी अट्रैक्शन काम करता है, जो रिपल्सन को क्या कर देता है, कम कर देता है। सेम चार्ज की वजह से इनके बीच क्या है, रिपल्सन, और ये अट्रैक्शन उस रिपल्सन को कम कर देता है, इसलिए ये अपनी स्पिन क्या करते हैं, अपोजिट कर लेते हैं। तो हुंड का नियम के अनुसार जो है, हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखाना चाहिए था। इनका कहना है कि किसी भी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, ध्यान देंगे। दूसरा, वो चाहे s सबसेल का ऑर्बिटल हो, चाहे p सबसेल का ऑर्बिटल हो, चाहे d का चाहे f का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, p उपकोष के एक कक्षक में n ऑर्बिटल ऑफ p सबसेल, n ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अक्सर सब 6 बोल देते हैं और वो गलत होता है। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो पहला एक पॉइंट लिख लीजिए, n ऑर्बिटल, ये चाहे एटॉमिक हो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, कैन है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, विपरीत चक्रण के साथ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम s ऑर्बिटल की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, s सबसेल की बात करें तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन p ऑर्बिटल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, और p सबसेल की बात करें
तो 6 इलेक्ट्रॉन। एन ऑर्बिटल ऑफ बी, ऑर्बिटल ऑफ बी सबसेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सारे ऑर्बिटल्स पूछ लिया जाए। डी सबसेल का तो 10, ऑल द ऑर्बिटल्स, एक नहीं बल्कि सभी डी सबसेल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, डी सबसेल कहा जाए, डी सबसेल के सभी कक्षकों में मिला के तो 10 होगा, लेकिन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे एस ऑर्बिटल हो, पी हो, डी हो, एफ हो, सभी में एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल कंटेन्स, पी उपकोष के एक ऑर्बिटल में होता है, सब लोग 6 लगा के आए हैं, टीजीटी का सवाल है, 2 होता है, 6 नहीं 2। और बाद में जब उत्तर सीट जारी हुई बोर्ड की, सवाल बबूला, अरे ये तो गलत, गलत कैसे है, गलत आप सोच रहे हैं, गलत नहीं है। अगला देखिए इनका, अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक तो यहां अपोजिट स्पिन के कारण ना, एक पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि स्पिन अपोजिट हो किसी ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों का, तो उनके बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जो कूलम्बिक रिपल्सन को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। एक लाइन लिख लीजिए, मिटा दें। जब ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी, तब स्पिन ऑफ 2 electron in an orbital is opposite। जब किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट हो, देन a force of attraction develop due to opposite direction of their magnetic lines of force, which reduce electrostatic repulsion due to same charge। अगला है कूलम्बिक रिपल्सन। कूलम्बिक रिपल्सन हिंदी लिखा दे, लिख लीजिए। जब किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, जब किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, तब उनके विद्युत बल रेखाओं की दिशा विपरीत होने के कारण, तब उनके विद्युत
बल रेखाओं की दिशा विपरीत होने के कारण, विद्युत बल रेखाओं की दिशा विपरीत होने के कारण एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है जो समान आवेश के कारण उत्पन्न प्रतिकर्षण को कम कर देता है, जो समान आवेश के कारण उत्पन्न प्रतिकर्षण को कम कर देता है। ठीक है, अगला देखिए कूलम्बिक रिपल्सन। जैसे p कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम एक ही कक्षक में भर दिए, और दूसरा p कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर दूसरी व्यवस्था हम ऐसा कर दिए, एक इसमें भर दिया एक इसमें, तो कूलम्बिक रिपल्सन कहाँ ज्यादा है? यहां पर ना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो यहां पे हाई कूलम्बिक रिपल्सन है, कूलम्बिक रिपल्सन। तो ये कैसा होगा? लेस स्टेबल। और यहां पर देखिए दोनों अलग अलग है ना, दूर दूर है, एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई पर है या जेड पर है, तो यहां लेस कूलम्बिक रिपल्सन है। कूलम्बिक रिपल्सन, तो ये मोर स्टेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अच्छा, एक न्यूज बच्चों के बीच में बड़ी तगड़ी है। जैसे अगर आप थर्ड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों नहीं पढ़े हैं तो एलटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हाँ, एलटी साइंस का फॉर्म, जैसे आपने बीएससी में थर्ड ईयर में मैथ पढ़ा है और फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई भी 2 पढ़ा है, कोई भी एक पढ़ा है, जैसे थर्ड ईयर में आप तीनों पढ़े हैं, ये गलत पता नहीं कहां से है। और जो सोशल मीडिया पर इस पे कुछ दिए हैं वो भी कुछ अटपटांग दिए हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपने पीसीएम लिया है, सेकेंड ईयर में पीसीएम लिया है, और थर्ड ईयर में आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिजिक्स मैथ हो या मैथ केमिस्ट्री हो, तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, 2 साल आप ये दोनों पढ़े हैं, 2 साल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो तीसरे साल आप मैथ के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी एक पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे चयनित हुए हैं इसलिए हम बता रहे हैं। पिछली परीक्षा में आप कहीं से हम देख रहे हैं कि कई लोग उस पर भी दिए हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो गड़बड़ है। ठीक है ना, आप भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे भी अक्सर फोन करके कहते हैं सर हमारा थर्ड ईयर में फिजिक्स नहीं है या केमिस्ट्री नहीं है तो हम कैसे भर सकते हैं? हमने कहा भर सकते हैं भाई। उनको कुछ लोग और समझदार लोग भी पता नहीं कैसे मिसगाइड कर देते हैं। सर एक हमारे परिचित टीचर वो कह रहे थे नहीं भर सकते हैं। हमने कहा यार वो टीजीटी साइंस के ही टीचर हैं। कहे नहीं,
सोशल के हैं या हिंदी के हैं तो हमका हिंदी वाला केमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी साइंस की बताएगा। एक है तो आप भर सकते हैं। फाइनल में आगे 2 साल तक आप तीनों पढ़े हो, फाइनल में कोई भी 2 हो, आप सेकंड ईयर तक पीसीएम हो, थर्ड ईयर में कोई भी 2 विषय हो आप भर सकते हैं। इस कहीं कंफ्यूजन में न रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। तब भी तो मैथ से कहीं भर सकते हो, तब नहीं भर सकते हो ना। टीजीटी भरने के लिए लास्ट में मैथ होना चाहिए, लेकिन साइंस भरने के लिए 2 फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक लास्ट में है ना। कि आप 2 साल अगर कोई सब्जेक्ट पढ़े तो आप इसमें नहीं पढ़ सकते। लेकिन दिल्ली में मैथ से हम लोग कर सकते हैं, साइंस में आप वहाँ साइंस तो बायोलॉजी वाले भरते हैं। देखिए केबीएस नवोदय में टीजीटी साइंस में बॉटनी जूलॉजी मांगता है, और वहाँ उसमें तो आप भरे, उसमें केबीएस में आप भर ही नहीं सकते, आप वहाँ मैथ भर सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री पूछा जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी, टीजीटी साइंस में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, टीजीटी मैथ में मैथ फिजिक्स। वहाँ पढ़ाते भी टीचर यही हैं, जो मैथ का टीचर है मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ाता है, और साइंस वाला बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ये पढ़ाता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन है। एक वीडियो बनाते हैं छोटा सा और यूट्यूब पे डालते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलिए देखा जाए, तीसरा देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, एक तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ स्पिन का, दूसरा कोलम्बिक रिपल्सन कम हो, तीसरा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी देखिए, यदि जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को बदलें सेम कोऑर्डिनेट या सेम स्पिन के साथ, ठीक है। जैसे यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये अपनी लोकेशन अपनी, जैसे ये इसमें चला जाए, इसमें सेम स्पिन के साथ या हम कहें सेम कोऑर्डिनेट के साथ यदि ये एक्सचेंज हो रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, तो प्रति इलेक्ट्रॉन युग्म एनर्जी में या प्रति एक्सचेंज एनर्जी में जो गिरावट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। जैसे आप सेम कंफर्ट के साथ, जैसे 2 बजे ससुराल में हैं, अपने बड़ी खातिरदारी 3 सालियां हैं, खूब चाय पकौड़ी सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, साला रात में शाम को दारू पिला रहा है जीजा को ना, और फिर भैया ससुराल गए, वह 3 सालियां 2 साले, बहुत दारू और उसकी उतने व्यवस्था है। अगर दोनों जगह, जैसे एक ससुराल है जहां खूब व्यवस्था है, एक में कम है, तो वहां पे आवागमन एक्सचेंज कम होगा, एक जगह कम जाएंगे एक जगह ज्यादा। लेकिन अगर दोनों जगह समान व्यवस्था है तो एक्सचेंज खूब तगड़ा होगा, यहाँ गए फिर वहां गए वहां गए। अगर 3 हो ऐसी ससुरालें जहां पे समान व्यवस्था हो खाने पीने की और सेवा सत्कार की, तो इनका सेम कंफर्ट के साथ कितने एक्सचेंज हो गए, 3। सेम कंफर्ट के साथ एक भी एक्सचेंज नहीं है कि 2 है कि 3 है, तो जहां 3 ससुराल हो गए इनकी इलाहाबाद में, सेम खातिरदारी है, तो माँ बाप को तो भूल जाएंगे, साल में चले जाएंगे एक बार तो बताइएगा, नहीं जाएंगे। जिसका 2 है वो साल में एक बार जाएगा, जिसका 1 है महीने में एक बार जाएगा, है कि नहीं। तो अगर जो है सेम स्पिन सेम कोऑर्डिनेट, यहां पर हम आराम की बात कोऑर्डिनेट से इनके लेते हैं, सेम कोऑर्डिनेट के साथ अगर और सरल भाषा कर दे तो स्पिन कह लीजिए, सेम इन स्पिन के साथ इनके जितने एक्सचेंज संभव है, जितने ज्यादा एक्सचेंज संभव होंगे उनकी एनर्जी इतने कम होगी, स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगी। हर एक्सचेंज में एनर्जी में गिरावट आती है, ठीक है। जितने ज्यादा सेम स्पिन के साथ एक्सचेंज पॉसिबल होंगे उतने ज्यादा इसकी एनर्जी में लोअरिंग होगी, और पर एक्सचेंज पर पेयर इलेक्ट्रॉन का जो है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज के कारण एनर्जी में जो गिरावट होती है उसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन with same coordinate स्पिन भी कह सकते हैं,
reduces energy of subshell, उपकोष की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम कर देता है। लोअरिंग इन एनर्जी पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या कहलाता है? एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है। पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी एटम में जितने ज्यादा होगा, एक्सचेंज उतने ज्यादा संभव होगा और एनर्जी में गिरावट उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। ठीक है, लिखा दे रहे हैं हिंदी। अच्छा लिख लीजिए इतने का। समान चक्रण के साथ, समान चक्रण के साथ किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, समान चक्रण के साथ किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उपकोष की एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है। प्रति युग्म इलेक्ट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन पेयर यानी युग्म इलेक्ट्रॉन, एनर्जी में होने वाली गिरावट को एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा कहते हैं। एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, सेम स्पिन के साथ एक्सचेंज उतने अधिक पॉसिबल होगा, एनर्जी में लोअरिंग उतने ज्यादा होगी, गिरावट उतने ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतने अधिक होगी। ठीक है ना। तो अगला लाइन, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, parallel spin, greater will be the stability exchange of electrons with parallel spin. Greater will be the exchange of electron with parallel spin. Greater will be the lowering in energy and greater stability. सब तीसरे अगले पॉइंट का हिंदी लिख लीजिए। हाँ क्या हो गया? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, हिंदी लिख लीजिए। तो आप कह रहे हैं, हमें लगा कि नहीं लिखाने को कह रहे हैं। लिख लीजिए हिंदी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, कॉमा, समान स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉनों का विनिमय उतना अधिक होता है। कॉमा,
एनर्जी में गिरावट उतनी अधिक होती है, एनर्जी में गिरावट उतनी अधिक होती है, एनर्जी में गिरावट उतनी अधिक होती है तथा उपकोष का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, उपकोष का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। अगला देखिए, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी डेल्टा ई ये किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज विद पैरेलल स्पिन या कहें सेम स्पिन, स्पिन एन इनटू पर एक्सचेंज जो एवरेज लोअरिंग है एनर्जी में, एवरेज एक्सचेंज एनर्जी पर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज एक्सचेंज एनर्जी पर सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल के, ठीक है। यानी डेल्टा ई इक्वल टू होता है एन इंटू के। एन इंटू के, एन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज एन इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन, जहां पे एन क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम सॉरी एन माइनस 2 मिस्टेक है, 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2। देख लीजिए, हम क्रोमियम को देखें जरा, क्रोमियम के 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉसिबल है ना। यहाँ एन क्या? स्मॉल एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। एन क्या है? एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। देखिए, अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2 तरीके से, 3d4 4s2 और दूसरा क्या है 3d5 और 4s1। क्रोमियम के 2 कन्फिग्रेशन लिखे जा सकते हैं। इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और इसमें देखिए पैरेलल स्पिन के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 ठो है, एक में 4 है और एक में 6 है। अच्छा सॉरी 5 है ना, 1 2 3 4 और एक ये 5 है, इसका अपोजिट है, इसमें 6 है। तो यहाँ n की वैल्यू 5 है, यहाँ n की वैल्यू 6 है। तो पॉसिबल एक्सचेंज क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 4 सॉरी 3 होगा ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20/2 अर्थात 10। और एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10K के बराबर, यही होगा ना, 10K। और यहाँ क्या हो जाएगा? N की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? यहाँ तो N की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू फार्मूला के n माइनस 2, तो 6 माइनस 2 4, तो 4 3 2 1, इतना कैंसिल हो गया। और यहाँ 30/2 अर्थात 15। तो इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा E इक्वल टू 15K। तो एक्सचेंज एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा है?
इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। और यही कारण है कि क्रोमियम में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ये वाली गलत होता है, ठीक है ना। अक्सर जब कहिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, बच्चे कहते हैं सर क्यों, तो होता है कि ऐसा होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अब वहाँ ये समझाना इस तरह से तो छोटी क्लास में संभव नहीं होता। हम ये बताते हैं कि समानता के आधार पर इलेक्ट्रॉन है तो फिर जो है एनर्जी कम होती है ना, स्टेबिलिटी अधिक होती है। कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, और समय की स्थिति बताइए। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब कल हम लोग आवर्त सारणी की शुरुआत करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत? शाम को प्रयास करते हैं, अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आई, कहीं कोई डिस्टरबेंस या व्यस्तता, तो 5:30 से 6:30 इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग शाम को 5:30 बजे तक ज्वाइन करिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो सवाल हैं वो कराएंगे, ठीक है।